हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और रिलेशनशिप एडवाइस का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों शादी के पहले 5 साल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और क्यों ऐसे में बहुत सारी शादियां टूट जाती हैं, बहुत सारे गैप्स आ जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो इसी पे ही हम आज बात करने वाले हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं शादी के शुरू के 5 साल में। आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है ताकि आप मेरे सारे पॉइंट्स अच्छे से सुन सकें, समझ सकें। शेयर करिए इस वीडियो को दूसरे और लोगों के साथ में भी जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी नई नई शादी अभी हुई है। ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल पे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किस बात का वेट कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और रिलेशनशिप एडवाइस वीडियो के लिए। आइए अब शुरू करें आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रीज़न की बात करते हैं पहले, जो कि है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी कि बिल्कुल रियलिटी से अलग हट के कुछ भी अपने मन में एक्सपेक्टेशन बिठा ली अपने पार्टनर को लेके या अपनी शादी को लेके, अपने बॉन्ड को लेके कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं कभी कभी तो कंपैरिजन करके अपने आसपास के लोगों से, अपने किसी फ्रेंड के रिश्ते को आपको देख के या अपने सिस्टर्स वगैरह को देख के, या नहीं तो मूवीज़ या फिर सीरियल्स या फिर आजकल तो इंस्टाग्राम को देख के ये लोग इतनी इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हमारा भी वैसा होना चाहिए, जबकि आप भूल जाते हैं कि रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। मूवीज़ और सीरियल्स की लाइफ जो है वो फिक्शनरी लाइफ है। आप खुद से कई बार नोटिस करोगे कि जो इंसान हमें एक सीरियल में या एक मूवी में एकदम परफेक्ट पार्टनर लगता है, जबकि असल लाइफ में उसके रिश्तों में प्रॉब्लम चल रही होती है उस एक्टर के, तो वो इंसान खुद अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ में रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे कर पाओगे। इसी से ही आपको समझ जाना चाहिए कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग अलग रहती है। सेम वे में इंस्टाग्राम पे या और सोशल मीडिया पे लोग अपना बेस्ट चीज़ें दिखाते हैं, कई बार तो स्क्रिप्टेड चीज़ें रहती हैं, आपको उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। और अगर बात करें कि चलो रियल लाइफ में ही आपने किसी एक बहुत अच्छे कपल को देखा है और आपके अंदर ये चीज़ है कि यार मेरा बॉन्ड भी ऐसा हो, मेरा पार्टनर भी ऐसा हो, मेरा पार्टनर मेरे लिए ये सब करे, तो देखिए हर इंसान की प्रेफरेंस, चॉइस, उसके बात करने का तरीका, उसका अपने प्यार को शो करने का तरीका, वो सब अलग होता है दूसरे इंसान से। और आप चाहोगे कि आपका पार्टनर वैसे रिएक्ट करे कोई और जैसे कर रहा है, तो ये आपकी कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ही है। आप अपने पार्टनर पे कुछ भी पहले से सोच समझ के जो आपने रखा हुआ है उसका बोझ ना डालें, उसे अपने वे में चीज़ें करने दीजिए। अगर आपको कुछ उनमें इम्प्रूवमेंट जैसे लगता है कि यार ऐसे नहीं, थोड़ा सा और ऐसे कर लो, तो वो धीरे धीरे ही आप उसको वॉइस आउट करो। ऐसा नहीं है कि शादी के अभी 1-2 महीने ही हुए हैं और आपने उसमें कमियां गिनाना शुरू कर दिया, आपने अपने एक्सपेक्टेशन का पूरा भार उस पर डाल दिया कि आपको अभी ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। देखिए बदलाव सबके अंदर आते हैं शादी के बाद में, एक लड़के के अंदर भी लड़की के अंदर भी, लेकिन शुरू से ही आप अपना एक लिस्ट बना के बैठ जाओगे कि मुझे तुम में ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं, या तुम्हें ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है। इतना ज़्यादा उन पर आप लोड डाल दोगे ना तो वो लोड झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि शायद कोई नहीं झेल पाएगा, आप खुद भी नहीं झेल पाओगे। तो एक एक करके धीरे धीरे करके ही चीजें होती हैं और उसके बाद तो शायद फिर हमें बोलने की जरूरत भी ना पड़े। हमारा पार्टनर धीरे धीरे खुद ही समझने लगता है कि मेरे पार्टनर की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है। और दूसरी बात ये कि आप उनसे खुल के इस बारे में प्यार से बात कर सकते हैं। यही मेरा रीज़न नंबर 2 भी है कि कई बार ऐसा होता है कि जब शादी के शुरुआत के साल होते हैं या अभी नई नई शादी फिक्स हुई होती है, तब तो हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अक्सर ये लव मैरिज में भी देखा गया है और अरेंज मैरिज में भी, कि शादी के शुरुआत में हम इतना ज़्यादा बातें करते हैं, चाहे फ़ोन पे हो, टेक्स्ट पे हो, एक दूसरे के साथ अपने प्यार का इजहार करते हैं। तुम्हारे अंदर क्या चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरे अंदर तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो पूछते हैं। और भी अपने बारे में दुनिया भर की चीज़ें हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, हमारे बीच के कम्युनिकेशन इतने ज़्यादा नहीं होते जितने पहले हुए थे, वो थोड़ी सी दूरियां आने लगती हैं। तो यही वाले गैप को हमें फिल करना है, इस कम्युनिकेशन को हमें बरकरार रखना है। और कई बार तो ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन है लेकिन वो सही तरीके से नहीं है। जब बात करने बैठो तो एक दूसरे पे सिर्फ हम ब्लेम लगा रहे हैं,
एक दूसरे की कमियां नज़र आ रही हैं, सिर्फ हमें उनको ही गिनाए जा रहे हैं, या फिर अगेन जैसे मैंने बोला पहले पॉइंट में कि अपने एक्सपेक्टेशन का बाहर अपने एक्सपेक्टेशन की पूरी लिस्ट गिनाने बैठ गए कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तुम तो ऐसे नहीं हो, वो तो ऐसा है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो हमें बात जारी रखनी है, लेकिन सही बात करनी है, पॉजिटिव बात करनी है, हमारे बीच में क्या अच्छा है और ये वाली चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाली चीज़ हो गई ना फिर तो हम दोनों को कोई टक्कर नहीं दे सकता। तो ऐसे मोटिवेशन वाले वे में अगर आप चीज़ें बोलोगे ना तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालेगा आपके पार्टनर पे, ना कि हमें एकदम उन पे फायर कर देना है अपनी बातों का कि नहीं ऐसे वैसे वैसे, या ताने देने हैं, टॉन्ट्स मारते रहना है, उन्हें बातें सुनाते रहना है। तो ये सब कोई भी नहीं बर्दाश्त करता है और एक टाइम तक आते आते आप दोनों के बीच में इतनी बिटरनेस आ जाती है कि फिर दम सा घुटने लगता है इस शादी में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीमेसी। इंटीमेसी की जब कमी होती है आपके रिलेशनशिप में तब भी दूरियां आ जाती हैं। इमोशनल इंटीमेसी हो या फिज़िकल इंटीमेसी हो, दोनों ही बहुत ज़रूरी होती हैं एक शादी में। फिज़िकल इंटीमेसी की अगर बात करें तो ये तो हर किसी को ही पता है कि आप दोनों के बीच में एक फ़िज़िकल स्पार्क रहना चाहिए। आपका पार्टनर जब आपको टच करे तो आपको वो फील होना चाहिए, आपके मन में थोड़ी थोड़ी सी बटरफ्लाइज रहनी चाहिए, अपने पार्टनर को देख के अट्रैक्शन फील होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा रहना चाहिए फ़िज़िकल इंटीमेसी वाली चीज़ें, जिसमें से कि ये भी आता है कि हम अपने पार्टनर के लिए थोड़ा सा तैयार होते हैं, या वो जब हमें अच्छे लगते हैं तो हम उनकी तारीफ़ करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा एक वो स्पार्क बरकरार रहता है। मैंने अपनी एक वीडियो में ये वाली चीज़ कही थी कि मैं औरतों को सलाह दे रही थी कि थोड़ा सा जब हस्बैंड के आने का टाइम रहता है तो हमें अपना हुलिया सुधार लेना चाहिए। थोड़ा सा कंघी कर लो, थोड़ा सा अगर दिन में काम करके कपड़े गंदे हो गए हैं तो वही गंदे कपड़ों के साथ वेलकम मत करो अपने हस्बैंड का, थोड़ा सा चेंज कर लो। चाहे आप नाइट सूट या नाइटी ही पहन लो चेंज करके, लेकिन वो थोड़ा सा साफ़ सुथरा, थोड़ा सा बिना सलवटे वगैरह वाला, आप थोड़े से प्रेजेंटेबल लगो। जिसमें बहुत कमेंट आए मुझे इस बात पे कि हम क्यों करें, क्यों हमें तैयार होना है, हम तैयार वैयार हों क्या तभी हमें प्यार मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। इससे क्या होता है कि देखो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में वो फिज़िकल स्पार्क बरकरार रहता है, और एक शादी में दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, फिज़िकल भी और इमोशनल इंटीमेसी भी। इमोशनल इंटीमेसी पे भी मैं बात करूँगी जिसमें कि लड़के थोड़ा सा लैक करते हैं, और फिज़िकल इंटीमेसी में कई बार औरतें थोड़ा सा लैक कर जाती हैं, क्योंकि शादी हो गई तो उनको ऐसा लगता है कि अब मुझे तैयार होने की क्या ज़रूरत, अब कौन ही मुझे देखने आ रहा है, पसंद करने आ रहा है, प्रेजेंटेबल नहीं दिखती हैं। अगर चलो आप डे टू डे लाइफ में नहीं कर पा रहे हो, कम से कम जब आपके हस्बैंड की छुट्टी है उस दिन आप थोड़ा सा टाइम से नहा धो लीजिए, थोड़ा सा रेडी हो जाइए, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखिए। अपने लिए ही चाहे थोड़ा सा कर लीजिए, चलिए हस्बैंड के लिए नहीं भी करना, अपने लिए तो कभी कभी तैयार हो जाया करो। इससे क्या है ना, हमारे अंदर भी एक खुशी आती है, एक कॉन्फिडेंस आता है, हम अच्छा फील करते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को, अपने जो करीब के रिश्ते हैं जैसे कि हमारा हस्बैंड हो गया, हमारे बच्चे हो गए, उनको भी हम खुश रख पाते हैं, खुशी खुशी उनको जवाब देते हैं। और जब खुद का ही मन अच्छा नहीं है, खुद ही अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात पे भी हम चिड़चिड़ा जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि खुद का ख्याल रखें, थोड़ा सा प्रेजेंटेबल दिखें, आपके रिश्ते को भी अच्छा रखेगा और आपके खुद के मन को भी अच्छा रखेगा। अब बात करें अगर इमोशनल इंटीमेसी की, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं उनके विचार नहीं मिलते हैं, दोनों की थिंकिंग अलग अलग रहती है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप लड़ने लग जाओ और हर बात पे बस चिखना चिल्लाना ये सब हो। दो लोगों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, थॉट वाइज डिफरेंसेस होंगे, या जो चॉइस है लाइफ की या और भी चीज़ों की डिसीज़न लेने के टाइम पे डिफरेंसेस आ सकते हैं, लेकिन हमें अपने पार्टनर पे इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि हम अपने मन की बात उनको बोल सकें। कई बार आपका पार्टनर नहीं समझता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप अपने मन की बात बोलो। आपका हाँ बोलने का, बात रखने का तरीका थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि उसको ट्रिगर ना हो। आप प्यार से कामली अपनी बात रखो, इतना आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग या इतनी इंटीमेसी इमोशनल वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन की बातें अपने अंदर ही दबाए जा रहे हैं और बस अंदर ही अंदर वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और एक दिन वो जब गुस्सा फूटता है, हमारा जो सैलाब निकलता है, तो उससे फिर वो रिश्ता हमारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर जाता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी आपके मन में ऐसी बात हो कि हस्बैंड की कोई अच्छी बात ना लगी हो, हस्बैंड ने कुछ ऐसा कर दिया कि
आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है उसको लेके, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो। आप सोचते हो कि उसको खुद पता लगे। खुद कैसे पता लगेगा भाई? शुरुआत का भी टाइम है। हो सकता है शादी के कई साल गुजरने के बाद में वो आपकी चुप्पी को भी पढ़ना सीख जाएं, लेकिन शादी के शुरू में नहीं होता ये सब। आपको बोलना पड़ेगा, आपको उन्हें बताना पड़ेगा, और अपने अंदर ही अंदर ऐसे मत सोचो कि इसको तो पता ही नहीं चल रहा, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगेन मैं बोलूँगी कि अपनी बात को रखने का एक तरीका होना चाहिए। आप कामली, पेशेंटली बात को अपने रखिए। ऐसा नहीं है कि आप ही बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बहुत गुस्से में आग बबूला होकर कोई बात कर रहे हैं, तो सामने से कैसे आप फिर काम बिहेवियर को एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले हमें सबसे पहले अपने एक्शंस को देखना चाहिए, और फिर दूसरा अगर फिर भी कुछ ऐसा करे कि नहीं हमारा एक्शन ठीक था, लेकिन वहाँ से फायर हो रहा है चीज़ें, या वहाँ पे ठीक से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो तब वहाँ पे बात करनी चाहिए कि क्या हो गया, हम कामली बात कर रहे हैं ना। थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि किस मौके पे हम बात कर रहे हैं। जैसे कि हस्बैंड के अपनी लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेस चल रहा है कि उनका काम ठीक से नहीं चल रहा, काम का कुछ स्ट्रेस है, और कोई प्रॉब्लम है उनकी लाइफ में, लाइक उनके घर वालों को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में आप अपना पिटारा लेके बैठ जाओ, तो थोड़ा सा मौके की नज़ाकत को भी समझना चाहिए कि किस मौके पे क्या बात हमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने धीरे धीरे करके समझ ली, एक आप दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग बिठा ली कि आपकी इमोशनल इंटीमेसी बहुत अच्छी है, आपकी फ़िज़िकल इंटीमेसी अच्छी है, तो फिर आप दोनों को कोई सेपरेट नहीं कर सकता। इमोशनल इंटीमेसी धीरे धीरे कैसे बढ़ानी है, इसके ऊपर आपको मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। रिलेशनशिप एडवाइस, ये पूरी प्लेलिस्ट है इस चैनल की, जिसे आप चेक कर सकते हैं। एंड फिजिकल इंटीमेसी के लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ इस चैनल पर बनाई हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। रोमांटिक ऐसी एक्टिविटीज़ मैंने बताई हैं कि जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में करोगे तो थोड़ा सा एक वो स्पार्क बना रहेगा। यहाँ पे मैं लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, इसे आपको ज़रूर से देखना है। और भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि अरेंज मैरिज कपल हैं आप, उनके लिए टिप्स, तो इस तरीके की वीडियोस मेरे चैनल पे आप एक्सप्लोर कीजिए, जिससे कि आप अपने बीच की इमोशनल एंड फिजिकल इंटीमेसी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। शादी के शुरू में कई बार होता है कि मनी को लेके ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ऐसा अक्सर इन कपल्स के बीच में होता है जो कि दोनों वर्किंग हो, या कभी कभी तो ऐसे लोगों के बीच में होता है जिसमें कि एक, जैसे हस्बैंड अगर वर्किंग है तो वो अपनी वाइफ को नहीं बताता कि क्या पेमेंट आ रही है, कहाँ कहाँ मेरा खर्चा है, क्या है, वो सब कुछ अपने हाथ में ही रखना चाहता है। या कई बार तो जैसे मम्मी वगैरह हो गई, जैसे जॉइंट फैमिली है तो मम्मी सब कुछ हैंडल कर रही हैं, वाइफ को ना कुछ पता है, ना उसके हाथ में दो पैसे रहते हैं। तो ऐसे में उस वाइफ के मन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिनको लेके धीरे 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 करके कड़वाहट उसके मन में आती जाएगी, और एक टाइम पे, जैसे मैंने बोला पहले भी, कि वो सैलाब फूटता है और उसमें वो आपको ऐसी ऐसी बातें गिनवाएगी कि जो कि शायद आपने माइंड भी ना करी हो, कि उस टाइम पे ऐसे हुआ था, मेरे हाथ में दो पैसे भी नहीं थे, जो भी आता है तुम ऐसे कर देते हो, वैसे कर देते हो। तो बहुत सारी चीज़ें वो छोटी छोटी नोटिस कर रही होती है। जिस दिन एक दिन वो गिनवाने बैठेगी तो इतना बड़ा महाभारत हो जाएगा घर में। तो थोड़ा सा शुरू से ही इन चीज़ों पे क्लैरिटी रहे तो ज़्यादा सही है। अगर दोनों पार्टनर कमाते हैं तो दोनों को ऐसे चलना चाहिए कि ये हमारी एक पार्टनरशिप है। वो कहते हैं ना कि शादी एक साइकिल के दो पहियों जैसी है, एक में भी हवा अगर कम होती है ना तो दूसरे को ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ती है और दूसरे को खच्चड़ना पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पहियों को बराबर की जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक घर में हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर का कमा रहे हो या दोनों का ही कमाना ज़रूरी है। देखिए, ये अपना हर किसी का डिसीज़न होता है। हस्बैंड वाइफ को दोनों को मिलके इस पर डिसाइड करना चाहिए कि वाइफ अगर बराबर का काम करेगी तो ऐसे में घर की जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे फुलफिल होंगी और दोनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में क्लियरली बात कीजिए। जो पैसा घर में आ रहा है उसका कितने पार्ट का क्या होना है, उसकी जिम्मेदारी भी आप दोनों की ही है, इक्वली है। और ऐसा नहीं है कि एक इंसान ही अपना खर्चा करे जा रहा है और दूसरा क्या करता है उसे पता ही नहीं है। क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन, इस पे भी आपको शुरू से ही बैठ के खुल के बात करनी पड़ेगी। और अगर एक जना ही कमाता है तो दूसरे इंसान के हाथ में वो क्या रखेगा, उस पैसे की क्या क्या जिम्मेदारी उसे निभाने को देगा, ये सब बातें भी क्लियर होनी चाहिए।
उस दूसरे पार्टनर को ये भी पता होना चाहिए कि जो पैसे में से सेविंग हो रही है वो कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, कौन सा हमारा इमरजेंसी फ़ंड है, कभी कल को किसी की तबीयत घर में ख़राब होती है तो पेमेंट कहाँ से जाएगी, क्या होगा। ये सारी चीज़ें दोनों पार्टनर को इक्वली एक दूसरे के बारे में पता होनी चाहिए। मैंने इस पर अलग से डिटेल में बात करी हुई है कि पैसे को कैसे मैनेज करें शादी में। ये वीडियो आपको ज़रूर से देखनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी। इससे आपको बेसिक टेम्पलेट मिलेगा कि कैसे आपको मनी के बारे में अपने बीच में क्लैरिटी लेके आनी है। तो ये वाली क्लैरिटी अगर आ गई तो भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी पहले से ही। और अभी तक क्लियर नहीं है आपके बीच में, कोई ऐसा कपल ये वीडियो देख रहा है या ऐसा कोई पर्सन देख रहा है जिसकी शादी में मनी को लेके प्रॉब्लम्स चलती हों, तो अगेन मैं बोलूँगी ये वाली मेरी वीडियो देखिए मनी वाली, और उससे थोड़ा सा हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक टीम खुद को ना समझना, एक कपल के जैसे ना सोचना, बल्कि दो इंडिविजुअल बने रहना। शादी एक पार्टनरशिप ही तो है जो कि लाइफ लॉन्ग की पार्टनरशिप आपकी रहती है। अगर सही से चले तो आप अपनी एक फैमिली क्रिएट करते हो। बच्चे कल को लाइफ में आ जाते हैं तो उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप दोनों के ऊपर कि एक अच्छे पेरेंट बनो, एक अच्छी फैमिली आपकी बने। तो यही तो एक पार्टनरशिप है ना। लेकिन आप दोनों अगर इंडिविजुअल अपना देखते रहोगे ना कि भाई मेरा पैसा, मेरे घर वाले, ये वाली जो थिंकिंग होती है ना, ये बहुत बड़ा कारण होती है कि आप दोनों एक हो ही नहीं पाते। और जब ये वाले दिक्कत बढ़ते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि मैं शादी में हुई क्यों। बहुत बड़ा कारण हो सकता है ये शादी टूटने का कि आप खुद को इंडिविजुअल जैसे ही ट्रीट करो, जैसे आप शादी से पहले थे वैसे ही बने रहना चाहो। ये लड़के की तरफ से प्रॉब्लम भी होती है और लड़की की तरफ से भी होती है। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का था जो शादी से पहले एक अपने कमरे में रहता था बैचलर के जैसे, कहीं भी उसके कपड़े बिखरे पड़े हैं, कैसे भी बेड पड़ा है, कभी भी सो रहा है, कभी भी उठ रहा है, अपनी चीज़ों का कुछ भी मतलब पता नहीं है, मम्मी देख लेंगी चीज़ें। अगर जैसे फैमिली के साथ रहता है तो, और अकेला रहता है, घर से बाहर रहता है, कई बार होता है ना लड़के घर से दूर थोड़ा जॉब वगैरह के सिलसिले में अलग रहते हैं, तो ऐसे में अपना राज चला के रहता है। और जब वाइफ आती है वो आपसे जब डिमांड करती है, आपको चीज़ें अपनी बदलने को बोलती है, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो मुझे बदलना चाहती है, ये तो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती। तो ऑफकोर्स आपको बदलना चाहिए, क्योंकि अब वो बैचलर वाली लाइफ नहीं रही ना आपकी, अब आप एक शादी में आ गए हो। वाइफ भी तो आपके लिए 4 चीज़ें कर रही होगी ना, उसने भी तो शादी से पहले किसी और के लिए इतना कुछ नहीं किया होगा ना, उसने भी तो बहुत कुछ अपना चेंज किया है ना। तो ऑब्वियसली आपको भी करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि मुझे मेरी पर्सनैलिटी ही बदलनी पड़ेगी, नहीं, आपको अपनी थोड़ी सी आदतें बदलनी पड़ेंगी, थोड़ा सा अपना चीज़ों को करने का अपना तरीका बदलना पड़ेगा, ताकि 2 लोग साथ में अच्छे से रह पाएँ, अच्छे से एक दूसरे के साथ मैनेज कर पाएँ। तो ये वाली चीज़ है। और जो मम्माज़ बॉय होते हैं, इसीलिए लड़कियों को उनसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो मैं अलग से बताऊँगी कि मम्माज़ बॉय कौन होते हैं, क्यों उनको लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं उनकी लाइफ में, और कैसे वो अपने आप को इम्प्रूव करें, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो जो मम्माज़ बॉय होते हैं कि हमेशा मम्मी ही उनकी हर चीज़ कर रही हैं, तो ऐसे में भी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब आप शादीशुदा हो, आपको 4 चीज़ें अपनी बदलनी पड़ेंगी। अगर आपकी वो ऐसी नहीं है कि अपने पार्टनर के साथ आप मैनेज कर पा रहे हो उनके साथ में। अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो भैया लड़कियों के साथ कई बार ऐसा होता है कि शादी हो गई तो अपनी ससुराल में बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, ना ससुराल के रिश्तों में जुड़ने की वो कोशिश कर रही हैं, ना उनको एक्सेप्ट कर रही हैं। अभी भी अपनी मम्मी के साथ पूरा दिन फ़ोन पे बातें करना, या अपनी बहनों के साथ बातें करना, भाई के साथ बातें करना, भाभी के साथ बातें करना, तो अपने मायके के रिश्तों को प्राथमिकता ज़्यादातर देती रहती हैं। वहाँ पे अक्सर चले जाना मायके में, या फिर उनसे लगातार फ़ोन पे सोशल मीडिया पे कनेक्ट रहना। ससुराल में ना कोई एकदम एफर्ट डाल रही हैं नए रिश्तों की तरफ, और ना ही हस्बैंड को टाइम दे रही हैं। तो ये वाली दिक्कतें कई बार लड़कियों को फेस करनी पड़ती हैं कि ऐसे में फिर हस्बैंड कहता है कि यार तुम तो शादी के बाद में भी अपने घर पे ही मतलब हमेशा लगी हुई हो, और फिर वो कहती हैं कि तुम क्या चाहते हो मैं अपने घर वालों को छोड़ दूँ। तो ये वाली दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। नहीं, आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको नए रिश्तों को भी इक्वली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और क्योंकि वो आपके खून के रिश्ते नहीं हैं, ये आपके ऐसे रिश्ते हैं कि जो बाय लॉ आपके ये रिश्ते बने हैं, तो आपको थोड़ा सा वहाँ पे एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो जो अपने ससुराल को समझ नहीं पाती हैं, उनको टाइम नहीं दे पाती हैं, उन लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आगे
चल के। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी शादी के बाद की जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। जैसे कि शादी से पहले हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती घर संभालने की, हमारी मम्मी हैं, बड़ी बहनें हैं या भाभी हैं, वो सब कुछ देख रही होती हैं, या फिर हम कई बार अपना खुद का ही सिर्फ देख रहे होते हैं। और शादी के बाद में जिम्मेदारी आ जाती है कि अपने साथ साथ हस्बैंड का भी देखो, कई बार पूरे घर को संभालो, आपके अगर ननद है, देवर है या सास ससुर हैं उनको भी देखो, जॉइंट फैमिली की और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अगर आप खुद से अकेले रह रहे हो, हस्बैंड वाइफ सिर्फ अकेले रह रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं होंगी, जिम्मेदारियाँ जो आपको निभानी पड़ेंगी। अपना देखना होगा, हस्बैंड का भी देखना होगा। अब आपके ऊपर एज अ बहू बहुत सारा एक जिम्मेदारी वाला चीज़ होगा कि एज अ बहू आपको ये करना है, वो करना है। तो थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा कम्युनिकेशन बेटर करेंगे। अगर अपनी सास के साथ में, अपने हस्बैंड के साथ में समझने की कोशिश करेंगे कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो अगर इन सब चीज़ों में थोड़ा सा आप अपना इनपुट दोगे तो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आपको अगर पता होगा कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो आप उस तरफ शायद कोशिश भी करो और शायद फिर आप ज़्यादा अच्छे से घुल मिल पाओ एक नए घर में। मैं ये नहीं कहती कि एकदम सुपर परफेक्ट बहू आपको बनना है या सुपर परफेक्ट रिश्ता आपको एकदम बना लेना है, ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो हमसे गलतियाँ होती ही रहती हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से ट्राई तो कर सकते हैं ना। ट्राई करेंगे तो 10 में से हो सकता है 5 या 6 चीज़ें अचीव भी कर लें, और शायद फिर उतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी कि 10 पॉइंट का फासला है आपके और आपके हस्बैंड के बीच में, शायद फिर वो थोड़ा थोड़ा करके कम होता जाएगा। एट द एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपकी शादी में कभी प्रॉब्लम आएंगी ही नहीं। अच्छे से अच्छे बॉन्ड में, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, सब में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एक साथ मिलके एज अ टीम आप जब वो प्रॉब्लम को फेस करते हो तो शायद वो प्रॉब्लम इतनी पता नहीं चलती। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से शादियां अक्सर जल्दी ही टूट जाती हैं विद इन 5 ईयर्स। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, तो कमेंट करके ज़रूर से अपने विचार मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए था इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।